हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रेजिड्यू थ्योरम। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें। अब चलिए देखते हैं रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है। मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड और एक क्लोज्ड कंटोर आपके पास दे रखा है सी। और मान लो कि इस फंक्शन एफ जेड की इस क्लोज्ड कंटोर सी के अंदर सिंगुलैरिटीज हमें मिलती है पॉइंट ए बी सी सो ऑन इन पॉइंट्स पे। तो फिर इस केस में जो ये इंटेग्रल होगा, इंटेग्रल एफ जेड डी जेड ओवर क्लोज्ड कंटोर सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू इक्वल होगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू के। और रेजिड्यू किस पे? रेजिड्यू इन सिंगुलर पॉइंट्स पे। यानी इस तरह के जितने भी इंटेग्रल होंगे उनकी वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल होगी। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओवर सी। और सी यहां पे दे रखा है सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 3। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जहां पे ए जो होता है वो आपका सेंटर होता है और आर जो होती है, आर हमारी रेडियस होती है। अब यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे मॉड जेड इक्वल टू 3 दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस 0 इक्वल टू 3। तो यहां से हमें सेंटर मिल जाएगा 0 और रेडियस मिलेगी 3। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पे सेंटर हमारा रहेगा 0 पे, रेडियस हमारी 3 है। तो यहां से ऐसे सर्कल जाएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट होगा। अब अगर इस इंटीग्रल को हम देखें तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 हमें इस वाले फैक्टर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे z माइनस 1 है। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। यानी इस वाले फैक्टर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे पोल है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसका सिंपल पोल यहाँ पे होगा। इसी तरह से इस वाले फैक्टर से हमें z की वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू -1, यानी z इक्वल टू माइनस पे भी सिंपल पोल होगा। तो यहाँ पे 1 और -1 पे पोल है। अब अगर इन पॉइंट्स को देखें, 1 यहाँ पे आएगा, -1 इधर आएगा, तो ये दोनों पॉइंट ही सर्कल के अंदर आ रहे हैं। यानी दोनों सिंगुलैरिटी सर्कल के अंदर है, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे और वहां से हमें फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब अगर मान लो मैं रेजिड्यू निकाल रहा हूं 1 पे, तो उसे मैं नाम दे रहा हूं R1। तो जब मैं 1 पे रेजिड्यू निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पोल है 1 पे, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा उसमें मैं z की जगह 1 रख दूंगा। इस फैक्टर में मैं z की जगह 1 रखूंगा तो यहां से हमें मिलेगा 1/2। तो रेजिड्यू हमें z इक्वल टू 1 पे मिल जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर रेजिड्यू मैं निकालूं -1 पे, तो -1 के केस में ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे हमारे पास एक ही फैक्टर रह जाएगा z-1। इसमें z की जगह अगर मैं -1 रखूं तो यहां से हमें मिलेगा -1/2। अब रेजिड्यू हमने दोनों पोल पे निकाल लिए हैं, तो इस इंटेग्रल का जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ पे पहला रेजिड्यू था 1/2 और दूसरा रेजिड्यू था -1/2। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है हाफ माइनस हाफ अंदर 0 हो जाएगा, तो इसका पूरा आंसर हमें 0 मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो ऐसे हम यूज करते हैं रेजिड्यू थ्योरम को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है ये वाला और सी यहाँ पे दे रखा है सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 3। सेम सर्कल इस बार भी है। इसका सेंटर 0 पे होगा, रेडियस इसकी 3 होगी और यहां से हमें पोल मिल रहा है z इक्वल टू 2 पे और 2 पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ रहा है। तो हमें इस 2 पॉइंट पे रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर हम z इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू फाइंड करें, उसे मैं R2 नाम देता हूं, तो ये वाला फैक्टर उस केस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी जगह हम क्या करेंगे, z को 2 रखेंगे, तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर से मिल जाएगा ई स्क्वेयर। तो यहाँ पे z इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू आया ई स्क्वेयर।
अब अगर हम रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। यहाँ पे एक ही रेजिड्यू है और उसकी वैल्यू है ई स्क्वेयर, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 पाई आयोटा ई स्क्वेयर। ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ऑप्शन ए में है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इंटेग्रल दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे सर्कल दे रखा है मॉड जेड इक्वल टू 3। अब यहां से अगर देखें तो यहां से हमें पॉइंट मिलेगा z इक्वल टू 1, और दूसरे वाले फैक्टर से हमें पॉइंट मिलेगा z इक्वल टू 2। और ये दोनों ही पॉइंट इस सर्कल के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 3 यूनिट है। 1 और 2 इस सर्कल के अंदर के पॉइंट है। अगर अंदर के पॉइंट है तो दोनों पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू फाइंड करूंगा, उसको मैं नाम देता हूं R1। तो उसके लिए ये वाला फैक्टर मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। z-1 ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z-1 पे सिंपल पोल है, और बाकी जगह हम z को 1 रख देंगे। तो न्यूमरेटर से हमें मिलेगा ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, नीचे z की जगह 1 रखूंगा तो यहां से मिल जाएगा -1, यानी R1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई स्क्वेयर। अब हम रेजिड्यू निकालेंगे z इक्वल टू 2 पे, तो उस केस में z-2 ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और फंक्शन हमारे पास रह जाएगा e की पावर 2z अपॉन z-1। इसमें हम z की जगह पे 2 रखेंगे, तो न्यूमरेटर से हमें मिल जाएगा e की पावर 4, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1, तो यहां से मिल जाएगा e की पावर 4। अब इसके बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यू आया है माइनस ई स्क्वेयर, प्लस सेकेंड रेजिड्यू हमारे पास e की पावर 4 है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आयोटा बाहर, e की पावर 4 पहले लिख देता हूँ, माइनस ई स्क्वेयर। ये हमारा आंसर होगा, और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे सर्कल दे रखा है मॉड z इक्वल टू 3। सेम सर्कल है, और यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं जहां पे सिंगुलैरिटी होगी, तो यहां से हमें z की वैल्यू मिलेगी 2, यानी 2 पे हमारा पोल होगा, और पोल भी कौन सा? सिंपल पोल। अब ये जो z इक्वल टू 2 है ये इस सर्कल के अंदर ही आएगा, तो इसीलिए हमें इस 2 पे रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो रेजिड्यू को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं R2, और उसके लिए क्योंकि ये सिंपल पोल है तो ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा। बाकी जहां भी z है वहां पे हम z इक्वल टू 2 रख देंगे, तो न्यूमरेटर से हमें 2 का स्क्वायर यानी 4 मिल जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 मिल जाएगा, प्लस 6, और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 20। तो रेजिड्यू की वैल्यू हमारी 20 आई। इसी वजह से इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ पे रेजिड्यू हमारे पास एक ही था 20, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 40 पाई आयोटा बाई रेजिड्यू थ्योरम। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर सी वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 4 इज। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सर्कल हमारे पास दे रखा है मॉड जेड इक्वल टू 4, यानी जिसका सेंटर 0 पे होगा, रेडियस 4 यूनिट होगी। अब अगर फंक्शन को मैं देखूं तो फंक्शन हमारे पास दे रखा है जेड स्क्वेयर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर इंटू z+2। तो यहाँ पे दो जगह पे हमें पोल दिखाई दे रहा है। एक पोल होगा यहाँ पे, यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी -2, और दूसरा पोल होगा z इक्वल टू 1 पे। z इक्वल टू -2 पे सिंपल पोल है क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, और z इक्वल टू 1 पे डबल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो हम क्या करेंगे, पहले रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं -2 पे, क्योंकि -2 पे सिंपल पोल है। इस वजह से यहाँ पे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जहां भी z होगा वहां पे हम z की जगह -2 रखेंगे। तो न्यूमरेटर में -2 रखने पे हमें मिल जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में -2 -1 हो जाएगा -3, उसका स्क्वायर होगा 9। तो यहां से हमें रेजिड्यू मिल जाएगा 4/9। इसके बाद हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे z इक्वल टू 1 पे। अब z इक्वल टू 1 पे क्योंकि डबल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है,
तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, अगर पोल हमारा ऑर्डर m का होता है तो इसके लिए रेजिड्यू की वैल्यू होती है 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z0 और डेरिवेटिव m-1 ऑर्डर का यहां पे होता है। साथ में आगे हमारे पास आता है z-z0 इसकी पावर m इंटू एफ जेड। तो यहाँ पे क्योंकि पोल ऑर्डर 2 का है, m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोच करेगी 1 को क्योंकि z इक्वल टू 1 पे पोल है, और आगे डेरिवेटिव होगा फर्स्ट ऑर्डर का क्योंकि m की वैल्यू 2 है, 2 से एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। और आगे हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जेड स्क्वेयर बचेगा और नीचे z+2 बचेगा। ऊपर आपका जेड स्क्वेयर और नीचे z+2। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा 1, आगे हमारे पास आएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करें तो हम कोशेंट रूल यूज करेंगे। कोशेंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है जेड स्क्वायर का 2z माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, नीचे वाला का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब z की जगह पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 रखने पे 2 + 1 3 मिल जाएगा, बाहर 2 होगा, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस z की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, नीचे 1 रखेंगे, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5/9। एक रेजिड्यू हमें मिला 5/9, दूसरा हमें मिला है 4/9। तो अब उस इंटेग्रल की वैल्यू कितनी होगी, इंटेग्रल की वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा। पहला रेजिड्यू हमारा था 4/9, दूसरा रेजिड्यू हमारा आया 5/9, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 2 पाई आयोटा। 4/9 प्लस 5/9 होगा 9/9 यानी 1, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 2 पाई आयोटा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन रेजिड्यू थ्योरम पे बेस्ड। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।